बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर, बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे मुक्ता साल्वे के ऊपर। मुक्ता साल्वे जो 1848 में पुणे में फुले दंपति द्वारा खोले गए स्कूल की एक छात्रा थी। उन्होंने एक निबंध लिखा था जो आज से तकरीबन 165 साल पहले लिखा गया था। उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। वह न केवल एक निबंध है बल्कि मुक्ता साल्वे जी को प्रथम दलित लेखिका के रूप में भी स्थापित करता है और इससे साबित होता है कि यदि शिक्षा मिले तो किस कदर हमारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। तो चलिए उनके संक्षिप्त जीवन परिचय की तरफ बढ़ते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। मुक्ता साल्वे, जन्म 25 दिसंबर 1841। तो यहां पर सिर्फ उनके जन्मदिन की तिथि ही मेंशन है, उसके बाद की कोई तिथि यहां पर मेंशन नहीं है। पहली दलित लेखिका मुक्ता साल्वे, वह 15 फरवरी 1855 का दिन था जब 14 वर्षीय पहली दलित लेखिका मुक्ता साल्वे ने मांग महारों का दुख शीर्षक अपने निबंध में पेशवा राज अर्थात ब्राह्मणों का राज में मांग महारों की स्थिति को इन शब्दों में व्यक्त किया था। सुनो, बता रही हूं कि हम मनुष्यों को गाय भैंसों से भी नीच माना जाता है इन लोगों द्वारा। जिस समय बाजीराव का राज था उस समय हमें गधों के बराबर ही माना जाता था। आप देखिए, लंगड़े गधे को भी मारने पर उसका मालिक भी आपकी ऐसी तैसी किए बिना नहीं रहेगा, लेकिन मांग महारों को मत मारो ऐसा कहने वाला भला एक भी नहीं है। उस समय मांग महार गलती से भी तालीम खाने के सामने से यदि गुजर जाएं तो गुल पहाड़ी के मैदान में उनके सिर को काटकर उसकी गेंद बनाकर और तलवार का बल्ला बनाकर खेल खेला जाता था। साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77 में ये बात मेंशन है, आप वहां से इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सोचिए पेशवा राज कितना निर्दयी और क्रूर शासन था उनका, जहां पर सिर्फ महज विद्यालय के सामने से यदि आप गुजर भी जाएं तो आपका सर कलम करके उस सर को फुटबॉल बनाकर क्रिकेट के तौर पर खेला जाता था। पेशवाओं के राज के संदर्भ में अछूतों विद इन ब्रैकेट मांग महारों के साथ होने वाले अमानवीय और क्रूर व्यवहार की चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखा है कि मराठों के देश में पेशवाओं के शासनकाल में अछूत को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र ना हो जाएं। उसके यानी कि अछूत के लिए आदेश था कि वे एक चिन्ह या निशानी के तौर पर कलाई या गले में काला धागा बांधे रहे, यदि कोई हिंदू गलती से उसे छूने से अपवित्र न हो जाए। वो अलग बात है कि आज ये काला धागा जो है वो फैशन एक्सेसरी में तब्दील हो चुका है। पेशवाओं की राजधानी पुणे में अछूत के लिए यह आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांधकर चले, ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वह उसके पीछे बंधी उस झाड़ू से साफ हो जाए। अछूत के लिए यह भी जरूरी था कि वे जहां जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांधकर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके, ताकि जमीन में पड़ी अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र ना हो जाए। अंबेडकर 2019 पृष्ठ संख्या 41-42। मराठी भाषा में मांग महारों का दुख शीर्षक निबंध लिखने वाली ये दलित लेखिका सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे में खोले गए स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा मुक्ता साल्वे थी। उन्होंने 3 वर्षों तक वहां पढ़ाई की थी। उन्हें आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका कहा जाता है। उनके इस निबंध का पहला भाग 15 फरवरी 1855 और दूसरा भाग 1 मार्च 1855 मुंबई से निकलने वाली पत्रिका ज्ञानोदय में प्रकाशित हुआ था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज महात्मा फुले गौरव ग्रंथ नरके 2006 747 से 748 पृष्ठ संख्या में संग्रहित है। यह निबंध पुणे में ज्योतिराव फुले की उपस्थिति में मुक्ता साल्वे ने पढ़ा था। उस समय ज्ञानोदय पत्रिका के इस निबंध के संपादक भी वहां मौजूद थे। इसकी पुष्टि इस निबंध के संपादकीय लेख से होती है, जिसमें लिखा गया है कि यह निबंध मांग जाति की एक लड़की ने लिखा है। कुछ दिन पहले मैं पुणे गया था। पुणे मतलब इस पत्रिका के जो संपादक हैं ज्ञानोदय पत्रिका के। कुछ दिन पहले मैं पुणे गया था। पुणे में
अति शूद्र विद्यार्थियों की पाठशाला के संस्थापक राजश्री ज्योतिबा माली ने उस लड़की से यह निबंध हमारे सामने पढ़वाया था। तो यहाँ ज्योतिबा फूले ना लिखकर ज्योतिबा माली लिखा गया है उन्हें। ये पहली राइटिंग है जिसमें मैंने ज्योतिबा फूले ना पढ़कर ज्योतिबा माली लिखा हुआ देखा है। उसी समय हमारी आंखों के सामने राजश्री ज्योतिबा द्वारा किए गए श्रम का फल साक्षात दिखाई दिया। अभी उनकी पाठशाला के विषय में बताने का अवकाश नहीं है, किंतु हमारी सुधी पाठकों को यह निबंध पढ़कर उनकी पाठशाला की प्रगति का एहसास हो जाएगा। साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 76। इस निबंध के पहले अनुच्छेद में लेखिका सभी मनुष्यों के सृजनकर्ता को एक मानते हुए अपने लिखने की कोशिश के बारे में बताती हैं। पहले ही अनुच्छेद में वे ब्राह्मणों के पाखंड को उजागर भी करती हैं और कहती हैं कि जिस वेद को हमारे द्वारा पढ़ने से महापाप हो जाता है, फिर उस वेद के आदेशों और नियमों का हमें क्यों पालन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वह ये भी कहती हैं कि इस तर्क के आधार पर तो हमें वेदों के सभी आदेशों और नियमों का पालन करना बंद कर देना चाहिए। और आगे जाके एनालिएशन ऑफ कास्ट में यही सारी बातें हम डॉक्टर अंबेडकर की लेखनी से भी पढ़ते हैं। वह लिखती हैं, अब मुक्ता साल्वे जी क्या लिखती हैं वो सुनिए। लड्डू खोर पेटू ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद सिर्फ हमारी बपौती है जिसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं। इस बात को देखने से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हम अछूत लोगों की कोई धर्म पुस्तक नहीं है। तब तो यह भी साफ हो जाता है कि हम धर्म रहित हैं। ब्राह्मणों की मतानुसार वेदों को हमारे द्वारा पढ़े जाने पर महापाप घटित होता है। फिर उनके अनुसार आचरण किए जाने पर तो हमारे पास कितने दोष पैदा हो जाएंगे। साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77। बिल्कुल सही और वाजिब सवाल यहाँ पर 14 वर्ष की छोटी सी बालिका उठा रही है। तो शिक्षा से यह बदलाव आता है हमारे जीवन में। हम सवाल करने की टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप होती है। हम कुछ सोचेंगे समझेंगे तभी तो हम सवाल कर सकते हैं। और सवाल करना किसी पर दोषारोपण करना नहीं होता। ये बात हमारे समाज को भी सीखनी चाहिए। सवाल करना किसी पर आक्षेप लगाना नहीं होता। किसी का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करना, उसे समझना चाहिए। लेखिका यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि यदि मनुष्य एक ईश्वर के संतान हैं तो यह कैसे हो सकता है कि एक संतान को तो सब कुछ मिल जाए और शेष संतानों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। यह तो सरासर अन्याय की बात है। अब आगे मुक्ता साल्वे जी जो लिखती हैं वो सुनिए। देखिए, एक पिता के 4 संतानों का जन्म हुआ। सभी के धर्मशास्त्रों का ऐसा सुझाव है कि उस पिता की संपत्ति का चारों में समान बंटवारा होना चाहिए, लेकिन किसी एक को ही संपत्ति मिले और बाकी बचे हुए लोग पशुवत जीते रहे। यह सबसे बड़ी अन्याय की बात है। साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77। मुक्ता साल्वे को ब्राह्मणों के अन्यायी और विवेकहीन चरित्र का एहसास है। भले ही वे ज्ञान और अन्याय की बातें करते हों, लेकिन वास्तव में उनका अंतःकरण संवेदनहीन एवं अन्यायी है। सोवले, अब सोवले क्या है वो विद इन ब्रैकेट दिया हुआ है। चित्त पावन ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ के समय पहने जाने वाला पीतांबर रंग का रेशमी वस्त्र। सोवले अंग वस्त्र को परिधान पर नाचने वाले इन लोगों का हेतु मात्र इतना ही है कि वे अन्य लोगों से पवित्र एकमात्र वे ही हैं। मतलब इन पवित्र वस्त्रों को पहनकर नाचने वाले लोग अपने आप को ही केवल पवित्र समझते हैं और बाकी सबको अछूत या अशुद्ध समझते हैं। ऐसा मानकर वे चरम सुख की अनुभूति भी करते हैं, लेकिन हमसे बरती जाने वाली छुआछूत से, हम पर बरसने वाले दुखों से इन निर्दयी लोगों के अंतःकरण भी नहीं पिघलते। अगेन वही साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77। मुक्ता साल्वे को हिंदुओं द्वारा अछूत एवं बहिष्कृत घोषित कर दी गई मांग जाति की लड़की होने के चलते इस तथ्य का गहरा एहसास है कि अछूत होने के चलते मांग महारों को किन किन वंचनाओं और अपमानों का सामना करना पड़ता है, किस चरम सीमा तक उनका शोषण उत्पीड़न किया जाता है। वह लिखती हैं कि इस अस्पृश्यता के कारण हमें नौकरी करने पर पाबंदी लगी हुई है। नौकरी की इस बंदी से हम धन भला कहां से कमा पाएंगे। इससे यह खुलासा भी होता है
कि हमारा दमन और शोषण चरम तक किया गया है। अगेन वही साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77। वे ब्राह्मणों की संवेदनहीनता को दिखाते हुए बताती हैं कि दलित समाज और दलित महिलाओं को इस ब्राह्मणवादी राज में किस कदर दुखों का सामना करना पड़ता है। ब्राह्मणों से वे कहती हैं कि जरा एक बार इन दुखों और कष्टों का एहसास एवं अनुभव करके देखो। वे अपनी बातों को इन शब्दों में बयां करती हैं। पंडितों, तुम्हारे यानी कि अपने स्वार्थी और पेट भरू पांडित्य को एक कोने में गठरी बांधकर धर दो और जो मैं कह रही हूं उसे कान खोलकर ध्यान से सुनो। जिस समय हमारी स्त्रियां जचकी विद इन ब्रैकेट बच्चे को जन्म देना हो रही होती हैं, उस समय उन्हें छत भी नसीब नहीं होती, इसलिए उन्हें धूप, बरसात और शीतलहर के उपद्रव से होने वाले दुख तकलीफों का एहसास खुद के अनुभवों से जरा करके देखो। अगेन वही साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77। पेशवा राज में ब्राह्मणों का अन्याय इस कदर है कि यदि किसी मांग महार के बच्चे का सिर कोई ब्राह्मण फोड़ दे तब भी वह कोई शिकायत किसी से नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए मांग महार उन्हीं के ऊपर निर्भर है। दलितों के इस मार्मिक व्यथा को मुक्ता साल्वे ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। ब्राह्मणों के लड़के पत्थर मारकर जब किसी मांग महार के बच्चों का सर फोड़ देते हैं तब भी मांग महार सरकार से शिकायत लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें जूठन उठाने के लिए इन्हीं के घूरों पर जाना पड़ता है। हाय हाय, हे भगवान, ये दुखों का हिमालय, इस जुल्म की दास्तां का विस्तार से लिखूं तो रोना आता है। साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या वही 77। भारत में अंग्रेजों के आगमन और 1818 में ब्राह्मणों के पेशवा की समाप्ति का इतिहासकार जो मूल्यांकन करते हों, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंग्रेजी राज शूद्रों अतिशूद्रों की जिंदगी में एक रोशनी लेकर आया था। कहने का मतलब है इतिहासकार जो भी मूल्यांकन करें, मतलब इसमें सच्ची झूठी सभी तरह की कहानियां शामिल हो जाती हैं। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे पहली बार खुले थे। इस तथ्य की स्वीकृति ज्योतिराव फुले और अंबेडकर के लेखन से भी होती है। सावित्रीबाई फुले ने भी अपनी कविताओं में अंग्रेजी राज और अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए उसे ब्राह्मणवाद, मनुवाद से मुक्ति दिलाने वाले के रूप में याद किया है और अंग्रेजी भाषा को मैया कहकर पुकारा है। अंग्रेजी मैया कहकर पुकारा है। आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका मुक्ता साल्वे भी अंग्रेजी सरकार को भगवान द्वारा भेजे गए उपकारकर्ता के रूप में याद करती हैं और अंग्रेजों के प्रति इस बात के लिए आभार प्रकट करती हैं कि उन्होंने मांग महारों के दुख को कम करना शुरू किया है। वे लिखती हैं कि भगवान ने हम पर उपकार करते हुए दयालु अंग्रेज सरकार को यहां भेजा है, जिस कारण हमारे दुखों का निवारण शुरू हो गया है। साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77। तो यहां पर फिर वही रतन जी द्वारा उठाया गया सवाल जायज हो जाता है कि यदि भीमा कोरेगांव नहीं होता तो क्या महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर होते? अंग्रेजी सरकार के आने के बाद मांग महारों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इसका वर्णन मुक्ता साल्वे ने इन शब्दों में किया है। मांग महारों में यदि कोई बढ़िया ओढ़ना ओढ़कर चलता है तब भी इनकी आंखों को फूटा नहीं सुहाता। ये तो चोरी का है, इससे चुराया गया होगा। ऐसा बढ़िया ओढ़ना तो सिर्फ ब्राह्मण ही ओढ़ सकते हैं। यदि मांग महार ओढ़ लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कहकर वे उसे खंबे से बांधकर पीटते थे। लेकिन अब अंग्रेजी राज में जिसके पास भी पैसा होगा वह खरीदेगा। ऊंचे वर्ण के लोगों द्वारा किए गए अपराध का दंड महार मांगों के सर मड़ दिया जाता था, वह भी अब बंद हुआ। जुल्म से भरी बेगारी को भी बंद किया गया है। कहीं कहीं छू जाने से स्पर्श हो जाने का खुलापन भी आया है। साल्वे 2019 पृष्ठ संख्या 77। तो यहाँ पर इस बात का साफ तौर से उल्लेख है कि जैसे माना जाता था शुरुआती दौर में कि छू जाने से, छाया पड़ जाने से भी अपवित्रता आ जाती है, तो उसमें थोड़ा खुलापन आया है, जो रिजिडनेस है वो कम हुई है। इसका जिक्र इस निबंध में है। पेशवा राज की समाप्ति और ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद समाज में आई आधुनिक चेतना और नवजागरण की चर्चा भी मुक्ता साल्वे ने की है।
अपने इस निबंध में वे रेखांकित करती हैं कि कैसे अंग्रेजों के आने के बाद ही अछूतों एवं बहिष्कृतों के लिए स्कूल खोले गए और अंग्रेजी राज ने ऐसे स्कूल खोलने में मदद की। ऐसी ही एक पहली पाठशाला पुणे में 1848 में ज्योतिराव फूले ने खोली, जिसकी एक विद्यार्थी इस निबंध की लेखिका मुक्ता साल्वे भी हैं। ऐसी पाठशालाओं के बारे में वे लिखती हैं कि हमारे प्रिय बंधुओं ने मांग महारों के बच्चों के लिए पाठशालाएं लगाई हैं और इन पाठशालाओं को दयालु अंग्रेज सरकार मदद करती है, इसीलिए इन पाठशालाओं के मांग महारों को पढ़ने का अवसर मिला है। तो मांग और महारों को पढ़ने लिखने के लिए जो दरवाजे खोले गए वो अंग्रेजों द्वारा खोले गए। अपने निबंध के अंत में मुक्ता साल्वे मांग महारों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हुए उनका आह्वान करते हुए कहती हैं कि ज्ञान की वह औषधि है जिसे तुम लोगों की सभी बीमारियों का निदान हो सकता है। तुम्हें जानवरों जैसी जिंदगी से मुक्ति मिल सकती है और तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है। इस बात को अब मुक्ता साल्वे जी के शब्दों में लिखा गया है। दरिद्रता और दुखों से पीड़ित हे मांग महार लोगों, तुम रोगी हो, तब अपनी बुद्धि के लिए ज्ञान रूप औषधि लो, यानी तुम अच्छे ज्ञानी बनोगे, जिससे तुम्हारे मन की कुकल्पनाएं जाएंगी। कुकल्पनाएं यानी वो जो इमेजिनेटरी स्टोरीज है ना, जिसे सुना सुना के ब्राह्मणों ने लोगों का दिमाग घुमा रखा है, उसी को शायद यहां संभवतः कुकल्पनाएं लिखा है। कुकल्पनाएं जाएंगी और तुम नीतिवान बनोगे, तब तुम्हारी जो जानवरों जैसी रात दिन की हाजिरी लगाई जाती है वह भी बंद होगी। अब पढ़ाई करने के लिए अपनी कमर कस लो। साल्वे 2019, इस बार पृष्ठ संख्या 78। पहली दलित लेखिका का यह निबंध 19वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को समझने का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भारत में शोषण उत्पीड़न की देशज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रारंभिक दौर में कैसे अंग्रेजी शासन ने कमजोर किया। इसीलिए शायद अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। अदरवाइज कभी भी ब्राह्मणों को अंग्रेज तो क्या, मुगलों से, हूणों से, शकों से और आपके फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सिर्फ इसी बात से अंग्रेजों से हुई कि उन्होंने अछूतों के लिए शिक्षा के दरवाजे क्यों खोले, उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना क्यों पैदा की। प्रारंभिक दौर में कैसे अंग्रेजी शासन ने कमजोर किया, जिसके चलते इसके नीचे पिस रहे अछूतों एवं बहिष्कृतों के जीवन में उम्मीद की एक रोशनी जगी और उनके लिए शिक्षा एवं ज्ञान के दरवाजे खुले, जिसका एक जीवंत प्रमाण मांग जाति की लड़की मुक्ता साल्वे का 165 वर्ष पूर्व लिखा गया यह निबंध भी है। कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि सिर्फ 3 वर्षों तक अध्ययन करने वाली 14 वर्षीय लड़की कैसे इतनी गहन संवेदना, उन्नत वैचारिकी और सधे शिल्प में निबंध लिख सकती है। ये सवाल भी जायज है कि क्या सिर्फ 3 साल ही काफी होते हैं इतनी संवेदना उत्पन्न करने के लिए शिक्षा के जरिए। इसका उत्तर ज्ञानोदय ने इस निबंध के संपादनकर्ता ने इन शब्दों में दिया है। इस निबंध की भाषा और इसकी विषय वस्तु के पहले 6 बिंदुओं में थोड़े बहुत सुधार किए गए थे, लेकिन जब इस निबंध को दुनिया के सामने लाने को हुआ, तब जिसे उसने अपनी स्वबुद्धि से लिखा है वही लोगों द्वारा पढ़कर समझा जाए, जिस पर उसके अध्ययन और बुद्धिमानी का अनुमान लगाया जा सके। इसलिए इस निबंध में किसी प्रकार का बदलाव न करते हुए उसे जस का तस प्रस्तुत किया जा रहा है। साल्वे 2019, पृष्ठ संख्या 76। तो पहले ऐसा विचार किया गया होगा इस निबंध में कि थोड़ा फेर बदल करके, थोड़ी सी करेक्शंस करके इसको छापा जाए, लेकिन जैसे जैसे निबंध आगे बढ़ता गया होगा, उनकी मुक्ता साल्वे जी की जो सहज बुद्धि है वो सबके सामने आई होगी कि कितनी मार्मिक तरीके से उन्होंने अपनी जो एक्चुअल स्थिति है, अपनी जात की जो एक्चुअल स्थिति है, उसको इस निबंध में लिखा है। तो उसे जस का तस ही दुनिया के सामने बाद में रखा गया, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद संदर्भ पुस्तकों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है,
जिसमें पहली है साल्वे मुक्ता 2019 दलित स्त्री लेखन का पहला दस्तावेज स्त्रीकाल वॉल्यूम 3 अंक 1 और 2। दूसरा है अंबेडकर डॉक्टर भीमराव 2019 जाति का विनाश नई दिल्ली फॉरवर्ड प्रेस। तीसरा नरके हरि संपादित 2006 महात्मा फूले गौरव ग्रंथ मुंबई महाराष्ट्र शासन। तो इन पुस्तकों में आप इन सभी रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं जो भी अभी मैंने इस निबंध में पढ़े। इसके साथ ही ये संक्षिप्त जीवन परिचय मुक्ता साल्वे जी जो आधुनिक भारत की पहली दलित लेखिका हैं समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम शाहूजी महाराज के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन ज्ञानवर्धक वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।